सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं guys। आज पहले ना अपन नोटिंग पूरा कर लेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग पहले लिख लेंगे एंड वंस वी आर डन विद द चैप्टर उसके बाद में guys हम लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स पे जाके इसको गो थ्रू एक बार कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यूनिट 2 किसके बारे में बात करता है सर। यूनिट 2 बात करता है कंसिडरेशन के बारे में। यूनिट 2 किसके बारे में बात करता है, कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए ना, यस और नो। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन। तो बेटा इसके पहले इफ यू सी, तो मैंने आपको कंसिडरेशन का मतलब बताया था, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू रिमेंबर, एकत्वम एकेडमी और स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए कंसिडरेशन क्या है गाइस, स्टूडेंट के लिए कंसिडरेशन है लेक्चर एंड एकत्वम एकेडमी के लिए कंसिडरेशन क्या है, पैसा। मतलब इन शॉर्ट सर मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या, द प्राइस दैट यू पे फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर। अरे बोलो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, द प्राइस दैट यू पे फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर। गाइस अब तुम बोलोगे सर प्राइस तो हमने पे किया, एकत्वम एकेडमी ने थोड़ी ना प्राइस पे किया। बेटा सुनो ना, एक लेक्चर तुमको तुम्हारे लिए हमने हमारी सीरियल की गवाही ना, प्राइस का मतलब लिटरल मीनिंग मनी नहीं होता है, समझ में आ रहा है क्या। जैसे आज हम लोग सीएमए कर रहे हैं, आज हम लोग सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोर्स करते वक्त तुमने तुम्हारे रिलेशनशिप को गवाया है, तुमने तुम्हारे फैमिली के साथ में एक टॉकिंग टर्म्स को गवा दिया है, तुमने तुम्हारे सारे फेस्टिवल को गवा दिया है, तुमने अपनी रातों को नींद को गवा दिया है। बेटा तुम्हारे जिंदगी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नाम के सीन से तुम लोग अब क्या होता है, दूर दूर से मतलब इसमें नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इतना सच नहीं बोलते लेकिन ये फैक्ट है। दिस इज व्हाट कॉस्ट। अबे लोग आज कॉलेज में जा रहे हैं, मजा मार रहे हैं, लड़कियों को देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं उनके पीछे, घर तक उनके पीछे गाड़ी लेके घूम रहे हैं, और अपन इधर बैठ के एड़े जैसे पढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट अ रियलिटी इज। दिस इज द कॉस्ट दैट वी आर पेइंग टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ। दैट इज द प्राइस, दैट इज द प्राइस। तो प्राइस दैट यू पे फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर। समझ में आ रहा है। और लैटिन लैंग्वेज में अगर तुम बोलो इसको, तो इसको बोलते हैं क्विड ब्रोक्यो। क्या बोलते हैं इस, क्विड प्रो क्यों, क्या बोलते हैं इसको, क्विड प्रो क्यों। क्विड प्रो क्यों गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, तो कंसिडरेशन इज वेरी इसेंशियल एलिमेंट्स। याद करना हम लोगों ने इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था ना। हाँ, तो कंसिडरेशन क्या है, एक इसेंशियल एलिमेंट्स है। मस्ट एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट। मस्ट एग्जिस्ट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं, इसलिए एक लाइन बोली जाती है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो नो कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन, हाउएवर, लिखेंगे हाउएवर, देर आर सर्टन एक्सेप्शन, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहां पर कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। देर आर सर्टन क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शन, जहां पे कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट। कंसिडरेशन जो होता है वो पास्ट भी हो सकता है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, और वो फ्यूचर भी हो सकता है। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, कैन बी प्रेजेंट, कैन बी फ्यूचर। आगे जाके ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है सर, इसको समझो ना। मैंने बोला बच्चों एक काम करो ना, आपने बोला सतीश सर आपके लेक्चर दो ना। मैंने बोला किस कोर्स के चाहिए तुमको, तुमने बोले सीएमए फाइनल के। बेटा मैंने बोला ठीक है, अभी तक तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं शुरू किया, एक काम करो तुम 10-10 हज़ार रुपये जमा करो, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। बेटा तुमने जो पैसा पे किया वो काय के लिए किया है, फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए दिया है, समझ में आ रहा है।
और जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पास में तुमसे कुछ कंसिडरेशन मिला हुआ है, इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर अपन किसी शॉप पे चल जाए तो तुम एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, क्या किटकैट लिया तुमने, तो तुमने पैसा दिया और किटकैट लिया ना, तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। कौन सा कंसिडरेशन गाइस? प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में भी पास, में भी प्रेजेंट और में भी फ्यूचर, मतलब इन सबके बीच में क्या आना चाहिए? वर्ड कॉल्ड और क्या आना चाहिए? और। तो कंसिडरेशन में भी पास, कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट और कंसिडरेशन में भी फ्यूचर। गाइस समझ में आ रहा है? अब कंसिडरेशन कैसे होता है रे? तो बोलते हैं कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है, कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है एक्ट, और कुछ नहीं भी करना हो सकता है, मतलब अब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना? और प्रॉमिस, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, जिसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, कि मैंने तुमको प्रॉमिस किया मैं फ्यूचर में लेक्चर दूंगा, तुमने बोला सर सतीश सर हम आपको कल पैसे देंगे, तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, ये भी क्या है? कंसिडरेशन है, ठीक है? और हमेशा याद रखना, मैं तुमको लेक्चर दे रहा हूँ, तुम बोल रहे हो सर पैसा नहीं, हम आपको चरस गांजा देंगे, ऐसा चलेगा क्या रे? तुमको क्या लगता है ऐसा चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनलॉफुल हो जाएगा ना। तो कंसिडरेशन हमेशा कैसा होना चाहिए? कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अनलॉफुल, इट शुड नॉट बी अनलॉफुल। गाइस आपको ये समझ में आया? जल्दी बताओ। तो कंसिडरेशन की इतनी बातें तो याद रखोगे ना, कि कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, इसको ही बोलते हैं द प्राइस दैट यू पे फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर, और इसी को बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। हमने बोला कंसिडरेशन है ना, एग्जिस्ट होना चाहिए, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन जहां पर कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट सही बन जाएगा। फिर हमने बोला कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है, कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है, कुछ ना करना भी हो सकता है, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस भी हो सकता है, और बाद में हमने बोला कंसिडरेशन लॉफुल भी हो सकता है और अनलॉफुल भी हो सकता है, कंसिडरेशन में भी लॉफुल, कंसिडरेशन में भी अनलॉफुल। गैस मुझे बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस और नो? अब मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल पूछूंगा। कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन ना, सर समथिंग इन रिटर्न, नहीं, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मैं तुमको पढ़ाई नहीं जानबूझ के, रीजन बीइंग अभी भी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं कंसिडरेशन के सारे रूल पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा? कंसिडरेशन की डेफिनेशन, तब जाके आपको लगेगा अब आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझ में आ रही है, अदरवाइज कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, ठीक है? ध्यान देना। सबसे पहला क्या बोलता है? आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो। पॉइंट नंबर 1 लिखो, रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। एक वैलिड कंसिडरेशन के क्या क्या रूल है, ये अपने को लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, पहला रूल है consideration must move at desire of promisor, consideration must move at desire of promisor। सर ये क्या होता है? सुनो सुनो, अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप उस क्वेश्चन के आंसर को क्या करना, जस्ट होल्ड ऑन। सतीश सर है, सतीश सर है, और सतीश सर की एक कार है, दिस इज कार। सिचुएशन 1, इफ सतीश सर सोल्ड, एस बी सर बोल रहे इसको किसी को, मानो विजय सर को, विजय सर को मैं बोल रहा हूँ सतीश सर विल यू परचेस, विजय सर वुड यू लाइक टू परचेस माई कार, मतलब मैं यहाँ पे ऑफर दे रहा हूँ, ऑफर टू परचेस, क्या आप मेरी कार परचेस करना चाहोगे? ठीक है? मुझे एक बात बताओ, वैलिड है इनवैलिड है गाइस? वैलिड है इनवैलिड है? अगर मेरी कार है और मैं सेल कर रहा हूँ तो गलत है सही है? सही है, सही है। दूसरा, लेकिन मान के चलो कार किसकी? सतीश सर की, कार बिलोंग टू हुम? सतीश सर। और यही बात प्रणय सर विदाउट
परमिशन, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के प्रणय सर ने सेम चीज ऑफर कर दी किसको, विजय सर को। वैलिड है इनवैलिड है बेटा, मेरी कार ऐसे ही आया गया एरा गरा रत्तू गहरा आगे कैसे सेल कर दे रहे, प्रणय सर को एरा गरा रत्तू गहरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन विदाउट माय परमिशन अगर वो सेल कर रहे हैं तो गलत है ना, यस और नो, यस सर। तीसरा, अगर मान के चलो मेरा कोई एजेंट है जिसको मैंने अलाउ किया है, और अगर वो आके ऑफर करे किसको, विजय सर को, कि सतीश सर की कार सेल करो, क्या बिकॉज सतीश सर ने मुझे अथोराइज किया है कार सेल करने के लिए, मतलब यहाँ पे अथोराइज बाय एसबी सर, क्या वो सेल कर सकता है, हाँ। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि सतीश सर आप अपनी कार सेल करो चलेगा, आप अपने एजेंट से कार सेल कराओ चलेगा, लेकिन थर्ड पर्सन अगर डायरेक्टली सेल कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, इनवैलिड। मतलब हमेशा कंसिडरेशन किसकी इच्छा से मूव होना चाहिए, कंसिडरेशन हमेशा किसकी इच्छा से मूव होना चाहिए, बोले प्रॉमिसर की इच्छा से। सर हु इज प्रॉमिसर, देने वाला, हु इज प्रॉमिसर, लेने वाला, इफ यू रिमेंबर गाइस, समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। अच्छा एक एक बात आप मुझे बताओगे कि मान के चलो ये हो आप, ठीक है, और आपने हेल्प किया किसी को, किसी बुजुर्ग को, एक आंटी है उनके हाथ में डंडी है, आपने एक आंटी को हेल्प किया किसमें, टू क्रॉस रोड, रोड क्रॉस करने के लिए, ठीक है। और जैसे आपने रोड क्रॉस किया, जैसे आपने उसको हेल्प किया रोड क्रॉस करने के लिए, देन नाउ आप क्या बोल रहे हो, आस्किंग फॉर मनी। चलो मैंने आपको रास्ता क्रॉस करने में हेल्प किया ना, अब इस बात का मुझे कंसिडरेशन दो। बताओ मुझे एक बात बताओ, ये वैलिड है, ये वैलिड है, तुम ऐसे ही राह चलते किसी व्यक्ति को हाथ पकड़ के क्रॉस करा दोगे, बेटा तुम है ना, एक बात समझो, एक मूवी आई थी बहुत ही प्यारी, शिकान बोला, शिकान बोला बोल के एक मूवी है, उसमें एक लाइन बहुत ही प्यारी बोली उस मूवी के एंड में, क्या यार तुम रास्ता क्रॉस करा देते हो, अंधे लोगों को देख के तुम रास्ता क्रॉस करा देते हो, तुम उसको हेल्प करते हो, एक बार उसको पूछो तो सही उसको हेल्प की जरूरत है भी या नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अगर यहां से रूल क्या निकला है कि अगर तुमने वॉलंटरीली किसी को हेल्प किया है तो दैट इज नॉट कंसिडरेशन, उसके लिए तुम ये नहीं बोल सकते मैंने तुमको कुछ दिया अब तुम भी मुझे दो, मैंने तुमको हेल्प किया तुम भी मुझे पैसा दो, वॉलेंटरी एक्ट इज नॉट कंसिडरेशन, ठीक है। तीसरा, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सिचुएशन 1, ये मैंने आपको दिया सिचुएशन 2, लेकिन ये सारे जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ सिचुएशन लग रही होगी, बेटा यहाँ से एक एक लाइन निकल रही है क्या, यहाँ से पहले सिचुएशन 1 से कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला कंसिडरेशन must move at desire of promiser, promiser की इच्छा से मूव होना चाहिए, नॉट एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी, एंड नॉट एट डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी की इच्छा से कंसिडरेशन मूव नहीं होना चाहिए, कैसे समझ में आया आप लोगों को ये वाला। दूसरा यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि आपने किसी के लिए कुछ होके किया है, उसने बोला नहीं, वॉलेंटरी है ना, वॉलेंटरीली इफ यू डू समथिंग फॉर समवन तो दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन, यहां से ये निकला, ठीक है। सर और एक बात समझ लेना यहां से, सिचुएशन नंबर 3, सर जैसे मान के चलो शर्मा जी है, शर्मा जी, अब शर्मा जी गए दुकान में, बोले मेरे को दूध दूध चाहिए, सॉरी कहाँ पे गए, शॉप में, आस्किंग फॉर मिल्क ऑन क्रेडिट, मिल्क, अब ये जो शॉप वाली थी ना,
शॉप वाली ने बोल दिया ना 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 ना, मैं आपको मिल्क नहीं दूंगी, मैं आपको मिल्क नहीं दूंगी। फिर इसलिए शर्मा जी के लिए क्या हुआ, वर्मा जी ने गारंटी दी इन फेवर ऑफ शर्मा जी। बोले तुम उसको दे दो, उसके पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन कल जाके अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट कर दूंगा। डोंट यू थिंक गाइस, ये है श्योरिटी, ये है क्रेडिटर, और ये है डेटर जिसको दूध मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया कि हर कॉन्ट्रैक्ट में हर किसी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ। तो बताओ किसके लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो शर्मा जी है इनके लिए मिल्क हो गया कंसिडरेशन, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो क्रेडिटर है उसके लिए गारंटी हो गई, क्या हो गई, कंसिडरेशन। लेकिन जो शर्मा जी को तो कुछ भी नहीं मिला सर, सॉरी सॉरी वर्मा जी, जो वर्मा जी है उनको क्या नहीं मिला, अरे उनको मिला ना, एड डन बाय क्रिएटर फॉर डेटर। मतलब वैसे जो क्रिएटर था वो दूध देने वाला नहीं था, मेरे बोलने पे दिया, मतलब मेरे को रिस्पेक्ट मिली कि नहीं मिली बे, रिस्पेक्ट मिली ना, जो शर्मा जी को नहीं मिल रही थी उसको तो हकल दिया था, मेरे बोलने पे मिल रहा है ना। हाँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो शर्मा जी है, वर्मा जी है, ये जो वर्मा जी है जिसने गारंटी दी, इसको क्या मिला, रिस्पेक्ट। लेकिन रिस्पेक्ट में क्या इसका फायदा हुआ, कोई फायदा हुआ नहीं। तो यहाँ से निकला कंक्लूजन थर्ड, क्या कंक्लूजन निकला गाइस, इट इज नॉट नेसेसरी कि कंसिडरेशन में प्रॉमिसर का कुछ फायदा होना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि इन कंसिडरेशन देयर मस्ट बी, नॉट बोला है, जरूरी नहीं है, देयर मस्ट बी बेनिफिट ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर का फायदा होना जरूरी नहीं है, प्रोमिस बेनिफिट थर्ड पर्सन का भी हो सकता है, तो बेनिफिट में डिराइव टू थर्ड पर्सन। तो तीन कंक्लूजन निकले यहाँ पर, ये तीन आंसर के लाइन है आपके। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा, कंसिडरेशन इज नॉट व्हाट, वॉलेंटरी एक्ट इज नॉट अ कंसिडरेशन। और तीसरा क्या, इट इज नॉट नेसेसरी कि कंसिडरेशन में प्रोमिसर का कुछ भी फायदा होना चाहिए। कैसे, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक केस लॉ आया, उस केस लॉ का नाम क्या था बेटा, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। लिखेंगे दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इस केस में क्या हुआ था, तो बेटा एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, एक बार नया नया आया वो अपॉइंटमेंट होने के बाद में, और वहां के कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मतलब उसके हाथ के नीचे जो व्यक्ति थे उसके साथ में मंदिर में चले गया दर्शन लेने के लिए। मंदिर में गया, जब बाहर आया तो देखा तो भाई चप्पल बाहर निकाली थी, चप्पल गायब हो गई। बोले यार कितने बेकार लोग हैं, बोले इधर के, बोले सर गरीबी बहुत ज्यादा है। फिर बोले मार्केट में चलो, बेटा मार्केट में गए, जैसे पूना के अंदर मंडी है जहाँ पे सब्जी वगैरह मिलती है, वैसे मार्केट में सब्जी बाजार में गए तो है, बोले बदबूदार बास आ रही है, कितने गंदे तरीके से लोग हैं, बोले कैसे कर रहे हैं। तो बेटा उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आपको पूरा का पूरा नया मार्केट कंस्ट्रक्ट करना है, नया मार्केट। तो इसने क्या किया, बड़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रिक्वेस्ट किया कॉन्ट्रैक्टर को, क्या, कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है न्यू मार्केट, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट न्यू मार्केट, आपको नया मार्केट कंस्ट्रक्ट करना है बोल के। तो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ने हाँ बोल दिया। तो डोंट यू थिंक यहाँ पर ये क्या बन गया, प्रोमिसर।
इसकी इच्छा से हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन, हाँ। और बेटा जो करके देगा वो है प्रोमिसिंग, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोसेस, मतलब कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस है, अब कंस्ट्रक्शन चालू तो हो गया भाई। जैसे ही कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तो देयर इज अनदर पर्सन, ये कौन है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम है बेटा दुर्गा प्रसाद। अब जहां पर तुम मंडाई बांध रहे थे उसमें से एक शॉप मिलने वाली किसकी होती है, बलदेव को। बलदेव कौन था बेटा, वो मंडाई तुमने तोड़ दिया था, जो एग्जिस्टिंग बाजार है वहां पे कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया था मॉल का। तो जो बलदेव है, बलदेव ने बोला ऐसे ही किसको, दुर्गा प्रसाद को, कि तू जल्दी से जल्दी मार्केट अगर रेडी कर देगा ना तो हम तेरे को हमारे जो सेल होगा उसका भी 2% हम तेरे को क्या देंगे, एज अ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर बलदेव ने प्रॉमिस किया अगर तू कंस्ट्रक्ट करेगा मार्केट, कैसा, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। तो हम लोग तेरे को 2% ऑफ सेल्स एवरी ईयर इन नेम ऑफ कमीशन, कमीशन बोल के देंगे, कमीशन बोल के देंगे, हर साल तेरे को 2% कमीशन देंगे। अब यहाँ पे किसने किसको प्रॉमिस किया, यहाँ पे बलदेव ने प्रॉमिस किया दुर्गा प्रसाद को, तो ये हो गया प्रॉमिस। लेने के लिए क्या हो गया, प्रॉमिसिंग, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुआ था गाइस, कंस्ट्रक्शन एंड, और कंस्ट्रक्शन एंड होने के बाद में बलदेव ने दुर्गा प्रसाद को रिफ्यूज कर दिया कमीशन देने से, कमीशन देने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। जैसे ही दुर्गा प्रसाद को पता चला कमीशन देने से रिफ्यूज कर दिया, बड़ा दुर्गा प्रसाद कहाँ पे चल जाएगा, दुर्गा प्रसाद चले गया कोर्ट के अंदर। अब बताओ क्या दुर्गा प्रसाद को कमीशन मिलना चाहिए, क्योंकि प्रॉमिस और प्रॉमिस तोड़ रहा है बेटा, मिलना चाहिए नहीं चाहिए, मिलना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को। तो बेटा कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बलदेव नॉट लाइबल। बोले क्यों, बोले किस चीज का तेरे को कमीशन दे, बोले मैंने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन तूने उसके बोलने पे किया या कंस्ट्रक्शन तूने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बोलने पे किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर तू उसके बोलने के हिसाब से उसका घर बना के दे रहा है और वो तेरे को प्रॉमिस कर रहा है तो अलग बात है ना। उसने तेरे को वो करने को बोला, वो नहीं भी बोलता तो तेरे को कंस्ट्रक्शन तो करना ही था ना। बोले हाँ एज सुन एज पॉसिबल, बेटा काम ही होता है तुम्हारा, जितना जल्दी होता है उतना जल्दी करना, ऐसे बोलना थोड़ी है। मतलब तुमको काम दिया तुम 2-2 3-3 साल लगाओगे क्या। तो यहाँ पे बलदेव नॉट लाइबल, वाई, बिकॉज कंस्ट्रक्शन एट डिजायर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो रहा है, नॉट एट डिजायर ऑफ बलदेव। बलदेव के बोलने पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है बेटा, ये केस था, केस लॉ था। तो इसके साथ में आपका पहला प्रिंसिपल खत्म होता है। पहला प्रिंसिपल क्या है, पढ़ो अब प्रॉमिसर देखो क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की इच्छा से होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यहाँ पे बलदेव की इच्छा से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पे किसकी इच्छा से कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो प्रोमिसर एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके लिए वैलिड है, वो तेरे को पैसा देने से मना करता है ना, यू कैन फाइल सूट, ठीक है। दूसरा
क्या बोला है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2, कंसिडरेशन may proceed from promisee or any other person। अब इस चीज को समझने के लिए भी पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर केस लॉ पे जाएंगे, ठीक है। क्या बोला गया सुनो, सतीश सर है, एसबी सर ने अपनी कार सेल की किसको, जेनी को। अब जेनी गई घर पे, जेनी जैसे घर पे गई बहुत खुश थी। रितेश ने पूछा, जेनी आज मन ही मन इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो तुम दिल से हमसे छुपा रहे हो, ठीक है। तो उसने बोला मैंने नई कार परचेस की। तो रितेश भी खुश हो गया। रितेश बोले किससे परचेस की। बेटा रितेश को जैसे बोला जेनी ने कि सतीश से परचेस की, उसको अंगार लगी, उसको मिर्ची लगी। बोले अच्छा तो फिर से उस सतीश के पास गई, तेरे को पता है ना वो तेरे पे लाइन मारता है। बोले वॉट एवर, मेरा अच्छा दोस्त है रितेश वो। बोले ठीक है, तो कितने रुपए मिली। तो बोलती 20 लाख रुपए में मैंने कार ली उससे। बोले पैसा दे दिया उसका। बोले नहीं, कल कैंडल नाइट डिनर है मेरा सतीश के साथ में, मैं पगलाए जा रही हूँ कैंडल लाइट डिनर के लिए उसके साथ में। कितने बजे। बोले रात को शुरू होगा 11:30 बजे तक, कितने बजे तक सुबह तक चलेगा पता नहीं। मतलब डिनर की बात है बेटा, है ना, खाने वाला का कोटा होना चाहिए। तो बोला रितेश को आया गुस्सा, यहाँ पर कार परचेस की है जेनी ने, रितेश इसका क्या दे रहा है, लेकिन मनी मिल रहा है रितेश से। क्या मैं मना कर सकता हूँ, नहीं रितेश कैंडल लाइट डिनर बाकी रह जाएगा तेरे वजह से, नहीं, कंसिडरेशन में कम। अब कार किसकी इच्छा से सेल हुई है, सतीश सर के, प्रॉमिसर। जेनी कौन है, प्रॉमिसी। और रितेश कौन है, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब बेटा अगर तुमने अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे एक ये है सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स, मस्त सीरीज है वो, अगर कभी देखो तो, मैंने भी देखी पूरी पूरी, ठीक है। स्ट्रेंजर मतलब क्या, समथिंग विच इज अननोन। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही इज अननोन ना, तो ही इज अ स्ट्रेंजर पार्टी, ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या है, स्ट्रेंजर है। लेकिन कंसिडरेशन किससे आ सकता है बेटा, जेनी लाए तो भी चलेगा या कोई थर्ड पर्सन लाए तो भी चलेगा। तो परफॉर्मेंस कोई भी कर सकता है। बैंक लोन मैंने लिया, रीपेमेंट मैं करूँ या मेरी वाइफ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक और रीपेमेंट से फर्क होना चाहिए, गैस समझ में आ रहा है। तो कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन। क्या आपको ये बात समझ में आई, यस और नो गाइस, यस। तो इससे लेके लिखेंगे केस लॉ। केस लॉ का नाम चिनैया, ऐसा लग रहा है गाली दे रहे जैसे, क्या चिनैया, यहाँ पे लिखो मामा। ये जो चिनैया है ना ये मामा है, वर्सेस रमैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, ये लिखो भांजी। ये कौन है, भांजी। मामा ने केस फाइल किया था अपने भांजी के ऊपर, चिनैया वर्सेस रमैया। सर पूरे केस के फैक्ट को समझना। तो देर इज वन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी थी। ओल्ड लेडी के जीवन में बड़ा दुख हो गया, क्यों, एक तो उसके दिन कम और उसकी इनकम, मतलब उसकी इनकम बहुत थी लेकिन उसके दिन कम थे, मतलब शी इज गोइंग टू डाई वेरी सुन। अब उसने अपने बच्ची को बोला, किसको, उसकी बच्ची मतलब डॉटर, उसकी डॉटर का नाम है रमैया। उसने रमैया को बोला कि रमैया मैं मेरी प्रॉपर्टी तुझे गिफ्ट कर रही हूँ। मतलब अपनी पूरी प्रॉपर्टी वो क्या कर रही, गिफ्ट कर रही, किसको, रमैया को। और इसके लिए उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया मतलब एग्रीमेंट बनाया। और जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया उसने एक कंडीशन लगाया, इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है दैट रमैया प्रॉमिस टू पे चिनैया। रमैया प्रॉमिस कर रही कि वो चिनैया को क्या करेगी, एन्यूटी, मतलब एन्यूटी मतलब मंथली अमाउंट है ना, मंथली एन्यूटी पे करेगी, मंथली एन्यूटी पे करेगी 25,000 रुपीज, हर महीने में 25,000। क्यों,
ओल्ड लेडी चाहती है यार मेरा भाई है वो, उसका आज तक मैंने ख्याल रखा, मैं जाने के बाद में उसका ध्यान कौन रखेगा? बोले हाउ डन। अब क्या हुआ, फिर रमैया ने सेकंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया किसके साथ में? चिनैया। अब देख ध्यान देना, पहले वाले केस में कौन है? ये प्रॉमिसर है और ये प्रॉमिसी है। लेकिन सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट में ये क्या होगी? प्रॉमिसर होगी, और ये क्या चिन्ह, क्या हो गया? प्रॉमिसिंग। और सर क्या क्या प्रॉमिस किया यहाँ पर? सेम प्रॉमिस कि अंकल मैं आपको हर महीने में क्या करूँगी, 25,000 रुपये एन्यूटी दूंगी। सेम प्रॉमिस। क्यों? क्योंकि तभी मेरे मम्मी ने क्या रखा है, मेरे ऊपर कंडीशन रखा है, मेरे ऊपर कंडीशन रखा है कि मैं अगर आपको ये दूंगी तो ही मम्मी पूरी प्रॉपर्टी मुझे देंगी। बोले डन। अब स्टोरी में आया ट्विस्ट। लेटर रमैया रिफ्यूज टू पे एन्यूटी। एन्यूटी पे करने से रिफ्यूज कर दी। क्यों? बोले कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस होते, बोले मैं प्रॉमिसर, आप प्रॉमिस हो, मैं आपको महीने का रेम्युनरेशन दे रही हूँ, मतलब एन्यूटी दे रही हूँ 25,000। आप मुझे रिटर्न में क्या दे रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट में बोथ पार्टी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न ना। आपको 25 मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बेटा उसने रिफ्यूज कर दिया इस ग्राउंड पे कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ये गलत कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मुझे तो रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस ग्राउंड पे क्या किया रमैया ने? इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का सोचा। बेटा रिफ्यूज टू पे ऑन ग्राउंड, किस ग्राउंड पे? नो कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम चिन्नैया। चिन्नैया से मुझे कोई भी कंसिडरेशन नहीं आ रहा है। तो ये बोल रही है कि जो मेरा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? इनवैलिड है। मेरा सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। ऐसा किसका बोलना आ रहा है? ऐसा बोलना आ रहा है रमैया का। कोर्ट का डिसीजन आया गाइस, कोर्ट का डिसीजन आया। और बेटा कोर्ट का डिसीजन क्या है? रमैया आप लाइबल हो। क्यों सर? चिन्ह दोनों पार्टी से कुछ ना कुछ आना, उससे नहीं आया बेटा। चिन्हैया प्रॉमिस से नहीं आया, लेकिन उसकी बहन ने भी तो कुछ दिया कि नहीं दिया? ऑफ कोर्स, है ना। तो चिन्हैया यहाँ पे लिखेंगे लाइबल टू पे बिकॉज फॉर चिन्हैया consideration is provided by ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी ने उसका क्या दे दिया है? कंसिडरेशन दे दिया है, तो उससे अलग से कंसिडरेशन लेने की जरूरत नहीं है। गाइस समझ में आ रहा है कि जे देखो पैसा जेनी से आ रहा है या रितेश से, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या लिखा है? कंसिडरेशन ये निकला है, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, देयर कैन बी stranger to consideration but there cannot be stranger to contract। मतलब सर मानो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? सतीश सर और जेनी के बीच में। यही एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? सतीश सर और जेनी के बीच में हुआ। अगर सतीश सर ने कार सेल कर दी और जेनी ने पैसा नहीं दिया, तो क्या सतीश सर केस फाइल करते जेनी पे? हाँ, वी आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या श्रुति मैडम जेनी पे केस फाइल कर सकती है? मेरी वाइफ नहीं। क्यों? शी इज नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, जेनी ने 20 लाख रुपए दे दिए लेकिन मैंने कार नहीं दी, तो क्या जेनी मेरे पे केस फाइल कर सकती है? हाँ। क्या रितेश मेरे पे केस फाइल कर सकता है? मेरे 20 लाख रुपए दिए थे उसने, तूने कार नहीं दी, केस फाइल कर सकता है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट।
पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, इसको बोलता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेंटेन सूट, बट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन मेंटेन सूट अगेंस्ट ईच अदर। तो कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर नहीं होता है, लेकिन कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो सकता है। कैसे समझ में आया आप लोगों को? ये निकला उसका कंक्लूजन। बताओ। अब सर, अब ये हो गए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडरेशन के। अब इसके बाद वाले जो पॉइंट है ना कंसिडरेशन के, वो काफी ज्यादा आसान है गाइस, काफी ज्यादा आसान है। लिखेंगे गाइस, कंसिडरेशन पॉइंट नंबर 3, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। हाँ, एक कंडीशन है, पास में आपने मेरे लिए कुछ किया खुद होके, तो दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। वॉलेंटरी एक्ट इज नॉट अ कंसिडरेशन। तो जो पास में किया है वो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए। दैट शुड बी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। गाइस, क्या ये बात आपको समझ में आया कि पास में आपने जो खुद होके किया कुछ, वो कंसिडरेशन नहीं है। हाँ, मेरे रिक्वेस्ट पे बोलने पे तुमने अगर पास में कुछ किया है तो वो वैलिड कंसिडरेशन है। प्रेजेंट में मैंने आपको बता दिया और फ्यूचर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कंसिडरेशन मे बी एक्ट और अब्सटेनेंस। मतलब सर, कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है, कुछ ना करना भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एकत्वम एकेडमी ने पहले सतीश सर को क्या बोला कि आप हमारे यहाँ पे फाइनल का लॉ पढ़ाओ। फिर सतीश सर को क्या बोला कि आप हमारे यहाँ पे एंटर का भी लॉ पढ़ाओ। फिर क्या बोला, आप हमारे यहाँ पे फाउंडेशन का भी लॉ पढ़ाओ। तो यहाँ पर ये मुझे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, एक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन वो है, वो कैसा है? इट इज अ पॉजिटिव कंसिडरेशन। लेकिन अगर एकत्वम एकेडमी ने ये बोला, अब आप तीनों लॉ हमारे यहाँ पे पढ़ा रहे हो, अब आप लॉ किसी और एकेडमी में नहीं पढ़ाओगे, एक्सक्लूसिविटी। मतलब नॉट टू टीच इन अदर एकेडमी। बेटा, अब ये कौन सा कंसिडरेशन है, पॉजिटिव है निगेटिव? यहाँ पर कंसिडरेशन है निगेटिव। सर, कुछ ना करना भी कंसिडरेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो, कहीं और पे काम मत करना। अच्छा, मानो आपका सामने बैंक का आपने पैसा देने से मना कर दिया, बैंक आपके ऊपर केस फाइल कर रहा है कि भाई साहब इन्होंने मेरा 50,000 नहीं दिया। अब बोल, रुको रुको रुको, केस फाइल मत करो, मेरी जॉब चल जाएगी। हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एक भी केस फाइल हो गया, पुलिस रिपोर्ट भी आ गई, तो हम लोग उनको जॉब से निकाल देते हैं। बोले मेरे लेने के देने हो जाएंगे, बोले ठीक है। तो बोलता है ठीक है। अब वो भी आपके उसकी पोजीशन का फायदा उठाएगा, वो बोलेगा मैं केस फाइल नहीं करूंगा, अब तू मुझे 50,000 नहीं, तू मुझे 70,000 दे। मतलब केस नहीं फाइल करना, कुछ नहीं करने के लिए आप उसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन। दैट इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन। गाइस, आपको ये बात समझ में आई? यस और नो? क्या है रे, क्या बात है? ठीक है, कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है, कंसिडरेशन कुछ ना करना भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, कंसिडरेशन जो है ना, ये एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है या एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। मतलब सर, अगर आपने सामने वाले के लिए कुछ कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया, हमने आपको लेक्चर दे दिया, आपने मुझे पैसे दिया, कंसिडरेशन एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन आपने पैसे दिए, मेरे लेक्चर आपको मिलने बाकी सारी की सारी, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी। ठीक है, तो अगर एक्ट डन, तो फिर कंसिडरेशन क्या है? एग्जीक्यूटेड। और अगर सिर्फ अभी प्रॉमिस ही हुआ है, प्रॉमिस बट एट टू परफॉर्म, एट टू परफॉर्म, अभी परफॉर्म करना बाकी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है।
गाइस मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? अब 2 पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या है? कितने पॉइंट हो गए? 5। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है गाइस ये? कंसिडरेशन जो होता है, नीड नॉट टू बी एडुकेट। एग्जाम्पल लिखना। सतीश सर है और जेनी है। बड़ा सतीश सर ने अपना घर, जिसकी वैल्यूएशन कितनी है, 20 करोड़, सेल कर दिया जेनी को। कितना? फॉर 20 लाख रुपीज। वैलिड इनवैलिड रे? वैलिड। 20 करोड़ का घर 20 लाख, 2 करोड़ में भी नहीं बेटा। एक मतलब 1% प्राइस पे मैंने सेल किया, 99% प्राइस को वेव कर दिया। वैलिड इनवैलिड? तो सुनना, कंसेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट, मतलब कंसेशन होना इंपॉर्टेंट है। पार्टी आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन बार्गेन, पार्टी खुद का खुद डिसाइड करेंगे ना कितना प्राइस होना चाहिए। तो कंसेशन इक्वल वैल्यू का होना जरूरी नहीं है। लिखेंगे कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी ऑफ इक्वल वैल्यू। कंसिडरेशन इक्वल वैल्यू का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। समथिंग लॉफुल वैल्यू होनी चाहिए, मस्ट अटैच टू इट, मस्ट अटैच टू इट। मतलब सर जैसे 2 लाख रुपए दे रहे हो तो लॉफुल है ना? हाँ ठीक है। पार्टी पार्टी जो है आर फ्री टू डिसाइड, पार्टी आर फ्री टू डिसाइड कंसिडरेशन। बट हाँ एक बात याद रखना, मानो मैंने जेनी को दिया, जेनी आगे गई रितेश के पास मिली और गले लग गए उसके, बोलते मैंने सतीश को फंसा लिया। डोंट यू थिंक गाइस, डोंट यू थिंक, मेरे को फंसाया नहीं उसने, मैंने मेरे इच्छा से दिया, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरे साथ में गलत हुआ। मेरे साथ में बहुत ज्यादा क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा बेटा? क्या मैं कोर्ट में जाके ऐसा बोलूँ उसने मेरे सर पे बंदूक रखी थी? क्या कोर्ट इस बात को मान लेगी हाँ यार 20 करोड़ का अगर 2 लाख में गया? नहीं, हाँ नहीं, वो हाँ नहीं मानेगी। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मतलब कंसेशन शॉकिंगली बहुत ही कम है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी कंसेंट गलत तरीके से ली गई थी और कोर्ट उसको मानेगी नहीं, कोर्ट बोलेगी अच्छा इसको कंसिडर करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है। सो इफ कंसिडरेशन इज शॉकिंगली इनएडुकेट, अगर बहुत ही कम है तो इट कंसिडर एज एविडेंस फॉर आइडेंटिफाई वेदर कंसेंट इज फ्री और नॉट। कंसेंट आपका फ्री है या कंसिडरेशन फ्री नहीं था, इसको डिसाइड करने के लिए उसको क्या माना जाएगा, एक बेस माना जाएगा। ठीक है। तो कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट है, इक्वल अमाउंट का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, कंसिडरेशन कभी भी आपकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी नहीं होना चाहिए। तो मतलब कंसिडरेशन इज नॉट what one legally bound to perform। what one legally bound to perform मतलब एग्जिस्टिंग ड्यूटी लिख दो, दैट इज एग्जिस्टिंग ड्यूटी। जैसे फॉर एग्जांपल रमैया वो दुर्गा प्रसाद के केस में मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ
कि भाई तू क्या बना के दे, मार्केट जल्दी से जल्दी बना, हम तेरे को पैसा देंगे। बेटा वो अगर नहीं भी बोलूँ तो उसको वैसे भी बनाना है, वो उसकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2-3 एग्जांपल कवर करेंगे अपन लोग, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। टीचर, टीचर बच्चों को बोल रहा है 90% तुमको मार्क लेके दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपीज पर सब्जेक्ट पे करो। 80% मार्क लाना है, आप मुझे 8,000। तुमसे मैंने 5,000 रुपये बोलकर फीस तो ले ली, मैंने आपसे फीस कितनी ले ली, 5,000 रुपये। और फिर बोल रहा तुमको 80% मार्क चाहिए होगे पेपर के अंदर तो 8,000 दो, तुमको 190% चाहिए तो 9,000 दो। सर मेरे को 10,000 देता हूँ 100%। मैं बोलता 100% मिलता नहीं है ना। अब मेरे को एक बात सिंपल से बताओ यार, सिंपल से बताओ। अच्छा, वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसका नाम है केयूरी परमार, नाउ शी इज अ सीए, शी हैज सिक्योर हाउ मच, 91 आउट ऑफ 100। तो शी वॉज ऑल इंडिया हाईएस्ट इन द लॉ। आप नॉर्मल यूट्यूब पे चेक करना, केयूरी परमार सतीश भाईती, इतना सर्च कर लेना, केयूरी परमार सतीश भाईती, यू विल गेट 1 आवर का ऑलमोस्ट पॉडकास्ट ऑफ माइंड एंड हर। तो वो पॉडकास्ट मैंने उस समय में रिकॉर्ड किया था जब पॉडकास्ट का ट्रेंड ही इंडिया में नहीं था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में फिर पॉडकास्ट वगैरह चालू है, बट वो तो कोविड था, मेरे को ऐसा था कि मैं जूम मीटिंग लेना चाहता हूँ उसके साथ में, उसके अच्छे अच्छे मार्क आए। एंड आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, उसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वो लोगों को पता होनी चाहिए कि उसने कैसे किया, क्या किया। तो मैंने जूम मीटिंग को यूट्यूब लाइव ले लिया था। तो वो जो लाइव लिया था, इट वॉज नाउ डेज इट इज पॉडकास्ट। तब तो मेरे को पॉडकास्ट का आइडिया भी नहीं था, मेरा सिर्फ ऐसा था कि एक मीटिंग लेता हूँ और वो मैं पब्लिकली चल जाऊंगा, ठीक है। तो दैट इज लाइव पॉडकास्ट जो मैंने उसका लिया था। बट ठीक है, एनीवे कम टू द पॉइंट। अब क्वेश्चन ही आता है यार, टीचर आपका काम है ना यार अच्छे से पढ़ाना, ये क्या हो गया पास करने का? मतलब एक डॉक्टर है, डॉक्टर बोल रहा है जिंदा रखने का 10,000 दो, एक्स्ट्रा 15,000 दो, केस जिताने का 80,000 दो, फेल और केस लड़ने का 50,000 दो। तेरा काम है यार करने का वो, ठीक है। पुलिस ऑफिसर बोल रहा है पुलिस चोर को पकड़ने का अलग से पैसा दो, वो तेरा काम है। तो योर एग्जिस्टिंग ड्यूटी शुड नॉट बी योर कंसिडरेशन। तो दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन नहीं है, वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। ये तुमको वैसे भी करना पड़ेगा अगर हम पैसे नहीं देंगे। हाँ, बट टीचर ने इफ ही डिड ओवर एंड अबव समथिंग, ओवर एंड अबव व्हाट ही बाउंड टू डू, मतलब इसने क्या किया, जिन्होंने ज्यादा पैसे किए ना उनको 2 घंटा एक्स्ट्रा जूम कॉल पे पढ़ाता था। कहने से इसका काम था क्लास में पढ़ाना, लेकिन ये 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, मतलब ये अपनी ड्यूटी से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। तो वो क्या माना जाएगा, वो एक वैलिड कंसिडरेशन है। वो कंसिडरेशन क्या है, वैलिड कंसिडरेशन इफ यू डू। एक जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आग बुझाने वाले लोग आए, बेटा वो पानी डाल रहे, आपने बोला कि यार अंदर बेटा रह गया मेरा, उसको कोई तो बचाओ, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। वो पानी वाला ने, पानी जो आग बुझाने वाला था वो अंदर चले गया, उसने बच्चे को बाहर लेकर आया, बोले 2 लाख रुपए दो। तुम बोल रहे अरे तेरा तो ड्यूटी था। नहीं बेटा, उसका काम आग बुझाना था, किसी की जान बचाना नहीं। जान बचाने की जो टीम होती है वो रेस्क्यू टीम होती है, वो अलग होती है। तो उसने अपनी ड्यूटी से ज्यादा काम किया कि नहीं किया, किया। तो दैट इज वैलिड कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है? तो इफ यू डू ओवर एंड अबव योर ड्यूटी, दैट इज वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है सर। जैसे एक बच्चे का मेरे को कॉल आता है, एग्जाम में 2 दिन बाकी थे, सतीश सर प्लीज मुझे पास करा दो, मैं आपको जितना बोलेंगे उतना पैसा दूंगी। मैंने बोला 10,000 रुपये लगेगा, बोले हाँ सर चलेगा। अब मैंने उसको एग्जाम के 2 दिन पहले बैठ के सब कुछ पढ़ाया फिर से। बाद में मैंने उसको पैसा मांगा तो शी वॉज लाइक कि सतीश सर वो तो वैसे भी आपका पढ़ाने का काम ही था, उसकी मम्मी बोल रही है। मैंने बोला अरे अरे सुनो सुनो, मेरा पढ़ाने का काम था क्लास के अंदर, यहाँ पे तुम मेरे से ले रहे हो प्राइवेट ट्यूटोरियल। मतलब समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपके घर पे आके बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, और जिसके लिए आपने 10,000 माने थे। और बेटा अभी रिजल्ट आया हुआ है, तुम्हारी बच्ची पास हो गई है, और मैंने कंडीशन लगाई थी बच्चे अगर पास हो जाए 2 दिन एक रात 2 दिन के पढ़ाई पे, तो मेरे को क्या चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए। तुम्हारी बच्ची पास हो गई, मेरे को 10,000 दो। दे आर इग्नो सेइंग नो। बेटा लीगली आई एम एलिजिबल और नॉट, क्योंकि पढ़ाना तो मेरे वैसे ड्यूटी थी। पढ़ाना मेरी ड्यूटी क्लास में थी, क्लास के बाद में नहीं थी। एग्जाम के पहले मैं तुमको 2 दिन बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये ओवर एंड अबव माई ड्यूटी हो गया। तो एक वैलिड कंसिडरेशन है, क्या समझे, वो 10,000 में ले सकता हूँ। ठीक है सर। तो ये हो गए। अब फालतू वाले 3 पॉइंट है जिसमें कोई दम ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका कंसिडरेशन का टॉपिक तो हो जाता है खत्म। तो कंसिडरेशन क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 7 नंबर था ना, 8। कंसिडरेशन must be
रियल नॉट इल्यूजरी। मतलब चांद तारे तोड़ के लेकर आऊंगा तेरे लिए, चांद तारे तोड़ के लेकर नहीं आता, ये इल्यूजनरी बात है। डेड व्यक्ति को अलाइव कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा मृत व्यक्ति को, बेटा गलत बात है, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा तुमने बोला मैं खजाना ढूंढ के लाऊंगा, है ना बेटा, खुद के लिए लाना, किसी और के लिए क्या ला रहा है, तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। तो जो इल्यूजनरी है वो कंसिडरेशन नहीं होता है। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन हमेशा क्या होना चाहिए, लॉफुल। लेक्चर देके चरस गांजा दे रहे हो मेरे को, लेक्चर लेके नहीं बेटा, नहीं चलेगा। इसलिए बोला कंसिडरेशन कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन कभी भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। मतलब एक लड़की, उसको मैं बोल रहा तू डाइवोर्स कर ले, मैं तेरे को 50 लाख रुपए देता हूँ, फिर अपन शादी कर लेंगे, इमोरल। कोई मेड आ रही है घर पे, उसका मंथली बन रहा है 3,000, तुम उसको 5,000 दे रहे हो, 2,000 क्यों, एक्स्ट्रा फेवर डन टू यू। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज ऑल व्हाट कॉल्ड immoral in nature and opposed to public policy। तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी होगा तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता है, वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होता है। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट गाइस? नो। तो ये हो गया तुम्हारे कंसिडरेशन की कौन सी बात है, सारे के सारे रूल विद रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। गाइस बताओ, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार कंसिडरेशन को पूरा का पूरा पढ़ के निकालो रे। अभी क्या अभी पढ़ो यार, देखो अभी का अभी कंसिडरेशन का पूरा पढ़ो। अब लिखेंगे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरे यूनिट में सिर्फ 3 बातें हैं, वो तीनों बातें हो गई तो क्या है, एक तो हमने पढ़ा कंसिडरेशन वैलिड रूल, दूसरा पढ़ेंगे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ लेंगे गाइस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन। खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। लिखेंगे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। समझ में आ रहा है गाइस? तो लिखेंगे एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं तो वो वॉइड नहीं, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखेंगे however however there are certain exception। क्या है, कुछ एक्सेप्शन टू अबाउट जनरल रूल।
जो ऊपर जनरल रूल दिए हैं इसके कुछ एक्सेप्शन है। इन फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट will be valid even if no consideration, even if it without consideration। अगर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी ये क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। ऐसे कुछ केसेस है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे गाइस। ठीक है सर, बताओ ना ऐसे रूल क्या क्या है सर, बताओ ना एक बार। ठीक है सुनो, सबसे पहले मैं ना आपको एकदम इजी वाले पॉइंट बताता हूँ। बैक्सी, बैक्सी, बैक्सी मतलब क्या सर? पहला बेलमेंट। अब व्हाट इज बेलमेंट तो ये लिखेंगे पहले। वैसे तो बेलमेंट में पूरा यूनिट है, अपना एक चैप्टर है, ठीक है, तो भी लिखेंगे वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फॉर सम पर्पस। अगर आपने गुड्स का पोजीशन किसी को ट्रांसफर किया है, वॉलेंटरीली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन है ना, डील, या फिर आप वॉलेंटरी ट्रांसफर की जगह पे ऐसे करो, ऐसे करो, डिलीवरी ऑफ गुड्स करो, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये कट करो। क्या है डिलीवरी ऑफ गुड्स? आपने डिलीवरी दिया, डिलीवरी मतलब ये वॉलेंटरी है ना, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन। आपने अपना गुड्स किसी और व्यक्ति को दिया, टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस, मतलब किसी कारणवश, एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ पर्पस, जैसे ही तुम्हारा पर्पस कंप्लीट हो गया, ठीक है, गुड्स क्या होगा, रिटर्न बैक, आपको वापस मिलेगा, और डिस्पोज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अब ध्यान देना क्या होता है, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड बेलर एंड देयर इज अ पर्सन कॉल्ड बेली। अब बेलर मतलब क्या, मानो आप, आपका फोन खराब हुआ, आप किसके पास ले जाके जाओगे, सर्विस सेंटर में। तो आपने आपका फोन दिया सर्विस सेंटर में, तो उसको ओनरशिप दे दी या उसको सिर्फ अपना फोन यूज करने के लिए दिया है, दुरुस्त करने के लिए? हाँ, तो फोन अगर तुम सर्विस सेंटर में दे रहे हो और जैसे ही फोन दुरुस्त हुआ तो रिटर्न मिलेगा, हाँ बेलमेंट था। आपने बेटा नोटबुक दी अपने दोस्त को, कॉपी, होमवर्क, होमवर्क कॉपी करने के लिए, तो जैसे कुछ पर्पस के लिए दिया ना, हाँ, और जैसे ही उसने कॉपी किया उसके बाद में वो बुक तुमको वापस ला के देंगे, अपने पास रख लेगा, आपको दे देगा। मुझे एक बात बताओ ना, क्या सर्विस सेंटर में दिया तो इसके लिए तुमने सामने वाले को पैसा पे किया था क्या? हाँ। लेकिन जब तुम अपने दोस्त को बुक दे रहे हो तो क्या तुम पैसा पे कर रहे हो या फ्री में दे रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग इन रिटर्न, यस और नो। तो क्या ये वैलिड है, इनवैलिड है? तो बेलमेंट में कभी कभी कंसिडरेशन होता है भी, कभी कभी कंसिडरेशन नहीं होता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया कि जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना गया, वैलिड माना गया। अच्छा, जो तुम रिपेयरिंग शॉप पे लॉन्ड्री में कपड़े डाल रहे हो, वो तुम्हारे घर की लॉन्ड्री है तो तुमसे थोड़ी ना पैसा लेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, वो भी बेलमेंट है। दूसरा गाइस क्या लिखा था, बैग, ए फॉर एजेंसी, पहला पॉइंट है पेलमेंट, दूसरा पॉइंट है गाइस एजेंसी। एजेंसी में क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड प्रिंसिपल, देयर इज अनदर पर्सन कॉल्ड एजेंट,
और देयर इज अ पर्सन कॉल्ड थर्ड पार्टी, बाहर वाली पार्टी। ठीक है, अब जैसे मैं अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे ऑफिस का टाइम है, तो मेरे क्लाइंट का कॉल मुझे आ रहा है, मेरे ऑफिस में आ रहा है, मेरे ऑफिस में, और मेरे ऑफिस में कौन बैठा है, मैं बैठा हूँ या मेरा ट्रेनी बैठा हुआ है, ट्रेनी बैठा है। तो ट्रेनी क्या ना से, ट्रेनी जब बात कर रहा है तो माना जाएगा ट्रेनी बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं। क्यों? ट्रेनी किसके बिहाफ में बात कर रहा है? मेरे। तो जब ये थर्ड पर्सन से कांटेक्ट कर रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्रिंसिपल को, रिप्रेजेंट टू प्रिंसिपल। ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को। या फिर ये थर्ड मेरा कोई काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को। या फिर मानो मैंने बोला कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अब जैसे उसने रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी किया, एक्चुअली मेरे ट्रेनिंग ने किया, मैं तो अभी ये सारे काम करता भी नहीं हूँ, मेरे को ऐसा मतलब कब तक अपन इस फॉर्म बनेंगे, मैं सिर्फ फॉर्म चेक कर लेता हूँ कि इन्होंने सही से भरा या नहीं भरा। क्वेश्चन ये आया, ये काम इसने किया, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए कौन जिम्मेदार? अगर काम गलत हुआ तो आई एम लायबल। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये काम किसके बिहाफ में कर रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अपॉइंट, ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के काम ये कर रहा है, ठीक है। और इसको अपॉइंट किसने किया गाइस? बताओ। वो अपॉइंटेड हिम, इसको अपॉइंट किया है प्रिंसिपल ने। तो सुनना, अगर प्रिंसिपल आपको अपॉइंट कर रहा है कि तुम उसके बिहाफ में कोई काम करो, या तुम उस जब थर्ड पर्सन के साथ में डील करो, व्हेन यू आर डीलिंग विथ थर्ड पर्सन, आप उसको रिप्रेजेंट करो, प्रिंसिपल को, तो आप हो गए एजेंट। आप कौन हो गए? एजेंट। अब जो एजेंट है, क्या इसको मैं पे करता हूँ मंथली बेसिस पे? हाँ, इसको मैं रेम्युनरेशन पे करता हूँ। लेकिन अब एक बात बताता हूँ बेटा, यहाँ पर है, मान के चलो श्रुति मैम, और श्रुति मैम को मैंने चिट्ठी देना है, मैंने कोई मैसेज देना है, समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला इसी एजेंट को, कि जाके ये चिट्ठी किसको देके आ जा? श्रुति को देके आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर जो मैं इसको चिट्ठी विट्टी देने के जो दूसरे काम करा रहा हूँ, क्या इसके लिए मैं पैसा दे रहा हूँ? क्या इसको नहीं दे रहा हूँ? तो क्या ये वैलिड है? फिर भी ये वैलिड है। तो इट इज कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन, स्टिल इट इज वैलिड। एजेंसी में हमेशा कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको, अगर मेरा कोई पर्सनल वर्क करने को दे रहा हूँ, पर्सनल वर्क मतलब मैंने इसको एक लव लेटर लिखा है, और मैंने बोला लव लेटर ले जाके किसको दे दे? श्रुति को। बेटा वो लव लेटर इसने दिया माना जाएगा एजेंट ने? मैंने क्योंकि लिखा किसने? मैंने। लेकिन ये मेरा दूसरा काम कर रहा है, क्या इसके लिए इसको मैं पे कर रहा हूँ? नहीं पे कर रहा हूँ। कभी कभी मेरी इच्छा हो गई तो मैंने इसको सिर्फ दे दिया कि जा भाई तू लेटर ले जाके दिया, अच्छा काम किया, है ना। तो जरूरी नहीं है, एजेंसी में भी कंसिडरेशन होना चाहिए। तो बेलमेंट में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, एजेंसी में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। अब मैंने क्या लिखा था? बैक सी, है ना, जी मतलब गिफ्ट। लेकिन बेटा सुनना, गिफ्ट प्रॉमिस है या कंप्लीटेड है, ये देखना हमेशा। कंप्लीटेड गिफ्ट में कभी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, मतलब नो नीड ऑफ कंसिडरेशन। बेटा तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? चाइना गया। चाइना गया, और चाइना से उसने क्या लिया बेटा? एक आईपैड लेकर आया, एक नया फोन लिया, एकदम ही एंटिक था। चाइना वाले वैसे भी कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। 21 भारी का फोन लिया उसने, ठीक है। अब सर वो जो फोन उसने लिया वो तुमको लाके दिया, और बोले भाई मेरे तरफ से तेरे को गिफ्ट है ना। और जैसे उसने गिफ्ट बोला, तुम्हारा मन गदगद हो गया, अरे भगवान इतना प्यारा दोस्त तूने मेरे को दे दिया। और दूसरे दिन बेटा तुम्हारे, और वो फोन क्या था? वो मिलिट्री फोन था। मिलिट्री फोन मतलब क्या? कि तुम अगर उसको कितना भी फेंक भी दोगे, 50 नंबर के फ्लोर से भी नीचे फेंकोगे, वो फूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं। एकदम पत्थर जैसा फोन है वो।
लेकिन वेट नहीं है, वेट नहीं है, बहुत ही गजब फोन है, तुम्हारे दोस्त ने तुमको दिया, क्या वो तुमको ये बोल सकता है कि मैंने तेरे को गिफ्ट दिया अब तू इसका पैसा दे ना? ऐसे अगर होता तो जो लोग तुम्हारे घर पे क्या करते हैं, तुम बर्थडे के लिए बुलाते हैं, अपने घर का जूना जूना सामान उठा उठा के तुमको गिफ्ट में दे देते और बाद में बोलते हैं इसका मेरे को पैसा दे। बेटा क्या पैसा देने के लिए हम जिम्मेदार हैं? नहीं। तो ऐसा है, मतलब वो जिस फोन अपने को दिया उसे वही फोन मार के उसको फेंका रहता, फिर अपन ने मिलिट्री फोन है ना। तो बोलने का मतलब जरूरी है कि अगर गिफ्ट गिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, इफ गिफ्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है, तो इट इज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन आपने प्रॉमिस किया था मैं तेरे लिए फोन लेके आऊंगा, प्रॉमिस किया, कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं। और आप मना कर दोगे कि यार मैं तो फोन दूंगा, तू कुछ नहीं देने वाला है, बोले हाँ कुछ नहीं, तूने प्रॉमिस किया था ना, तुझको देना पड़ेगा। यहाँ पर आप सामने वाले को मना कर सकते हो फॉर लैक ऑफ कंसिडरेशन। मैं प्रॉमिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर गिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया है, जैसे शादी में आके गिफ्ट दे दिया और दूसरे दिन कॉल करके वो जो मैंने तेरे को दिया था वो 2,500 का था, चल गए पैसा भेज। नहीं भाई मेरे को जरूरत ही नहीं, ला लेके जा अपना गिफ्ट, ऐसे है ना। तो गिफ्ट, अब मैंने क्या लिखा, गिफ्ट बैक सी, सी फॉर व्हाट, चैरिटी। पॉइंट नंबर 4, चैरिटी। अगर मानो आप किसी को प्रॉमिस करते हो, एक प्रॉमिसर है, उसने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस को किस चीज का, कि मैं डोनेशन दूंगा, और डोनेशन फॉर व्हाट, डोनेशन फॉर, से फॉर एग्जांपल, इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ टेम्पल, टेम्पल के लिए इंटीरियर सर, हाउ, जिसके लिए मैंने सामने वाले को बोला कि मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, रिटर्न में क्या चाहिए, मैंने बोला कुछ भी नहीं, भगवान का आशीर्वाद काफी है। क्या मैं मना कर सकता हूँ? हाँ मना कर सकती हूँ, क्योंकि आपको रिटर्न में कुछ नहीं, सर आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद को कैसे कैलकुलेट करूंगे रे, समझ में आ रहा है? हाँ। तो डिपेंड करता है कि मेरे बोलने पे जो प्रॉमिस है उसने लाइबिलिटी इनकर कर ली है और नॉट, मेरे बोलने पे मान के चलो उसने क्या कर लिया, 5 लाख का इंटीरियर लेकर आ गया है या 3 लाख का इंटीरियर लेकर आ गया, 3 लाख लेकर आ गया ना, नाउ आई एम लाइबल टू पे हिम 3 लाख रुपीज। लेकिन सर उसने कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं किया, लाइबिलिटी को इनकर नहीं किया, एम आई लाइबल टू पे? नो। तो यहां पर आप लाइबल टू पे, लाइबल टू पे हो, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, क्या समझ में आ रहा है? और यहाँ पर यू आर नॉट लाइबल, यहाँ पे आप बोल सकते हो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपके बोलने पे उसने खर्चा पानी कर लिया, म्हणजे इनकर्ड लाइबिलिटी, उसने एक्सपेंस कर दिया, तो आपको देना पड़ेगा, और नहीं किया तो अच्छा कितना देना है, जितना उसने खर्चा किया उतना ही देना है, उससे ज़्यादा उसको देने का नहीं है। क्या समझ में आया? तो 4 पॉइंट हमने देखा, बेलमेंट हम लोगों ने देखा, उसके बाद में क्या, तो ये बैक्सी है ना, बैक्सी, बैक्सी मतलब बेलमेंट, एजेंसी, गिफ्ट और चैरिटी, ठीक है। अब जो बताऊंगा अब वो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर कितने हो गए, 4 5, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। देखो गाइस, देयर इज अ हस्बैंड एंड देयर इज अ वाइफ, क्या इन दोनों के बीच में नियर रिलेशन है गाइस? क्वेश्चन, क्या इन दोनों के बीच में नियर रिलेशन है? तो आंसर इज यस, हस्बैंड एंड वाइफ इज अ नियर रिलेशन, ठीक है। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपने वाइफ को कि वो अपना जो घर है, मतलब घर, वो क्या कर रहा है, वो अपना घर वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है, और वाइफ उसको फॉर जीरो कंसिडरेशन और कुछ पैसा नहीं लेने वाला, मतलब इन शॉर्ट गिफ्ट देने वाला है ना। तो कंप्लीटेड गिफ्ट सर, सुनो ना। तो नियर रिलेशन है, हाँ 4 कंडीशन है इसकी सेटिस्फाई होने की। नियर रिलेशन है, दूसरा
क्या आपने उसको प्रॉमिस किया है? हाँ। क्या वो रिटर्न है? ठीक है। तीसरा, क्या वो रजिस्टर है? क्या वो रजिस्टर है? और लास्ट बात, क्या ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है? एक दूसरे के प्यार के प्रति तुमने ये किया है, हाँ या ना? अगर मानो सबके आंसर हाँ आ गए, रिटर्न भी है, रजिस्टर भी है, हाँ, और प्यार में मैंने ये क्या किया, ट्रांसफर किया है, प्यार में ट्रांसफर किया है, तो बेटा ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन मान के चलो रियल रिलेशन है, रिटर्न है, रजिस्टर है, लेकिन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन नहीं है कि उसने तुमको ऐसा मारा, तुमको इतना मारा, ब्रूटल नेचर था वाइफ का, इसलिए तुमने उसको क्या दे दिया, अपनी प्रॉपर्टी, तंग होकर ट्रांसफर कर दी। वो बोलती थी जान ले लूंगी अगर प्रॉपर्टी, तो बेटा यहाँ पर नॉट वैलिड, फिर ये नॉट वैलिड। और सर मान के चलो ना नियर रिलेशन है, रिटर्न नहीं है नहीं, रिटर्न भी है, रजिस्टर नहीं है, और आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन भी है, स्टिल इट इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। और सर सुनो ना, यहीं पे अगर क्या होता है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं तो नियर रिलेशन ही नहीं था, लेकिन कंप्लीटेड गिफ्ट कैटेगरी में आ सकता है क्या, कि गिफ्ट दे दिया, देने के बाद तो वो वैलिड है ना, हाँ। चलो ये हो गया गाइस। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतम इंपॉर्टेंट है ना। बहुतम क्या, ये अपने स्नेहा मैम की लैंग्वेज है, ध्यान देना गाइस। कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। आपने किसी को वॉलेंटरीली कोई सर्विस दे दी, मतलब सर रिमेंबर द एग्जांपल, यू हेल्प ओल्ड लेडी टू क्रॉस रोड, टू क्रॉस रोड। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उसको कंसिडरेशन मानते हो, वेदर इट इज अ कंसिडरेशन? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन, क्योंकि वो वॉलेंटरी एक्ट इज नॉट अ कंसिडरेशन, राइट? क्योंकि तुमने हेल्प किया एंड दैट लेडी ideally not liable to pay, ideally not liable to pay anything, she is not liable to pay anything, वो पे करने के लिए लाइबल नहीं है, वाई? देखेंगे वॉलंटरी एक्ट इज नॉट कंसिडरेशन, किसी के इच्छा के बिना तुमने कुछ किया तो वो कंसिडरेशन नहीं है। बट बेटा वो ओल्ड लेडी तुमको बाद में पता चला क्या, कि वो कौन है, नीता अंबानी है, जिसने ओल्ड लेडी का रूप लिया है। वो देखना चाहती है कि सोसाइटी में कैसे लोग हैं, कोई किसको मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के रास्ते पे गिर जाती है और तुम उसको उठाते नहीं उठाते, वो देखना चाहती थी। और बोले जिसके अंदर इंसान है, देखो लॉ है, उसके नीचे इंसान है, इंसान है उसके ऊपर लॉ है, लेकिन लॉ के ऊपर क्या है, इंसानियत है। लॉ के ऊपर क्या है, इंसानियत। वो देखना चाहती थी कि आज भी क्या लोगों में इंसानियत जिंदा है, या आज भी लोगों में इंसानियत जिंदा नहीं है। और जब तुमने रोज क्रॉस कराया, उसको लगा ये व्यक्ति जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है, देयरफॉर शी प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट यू, कॉम्पेंसेट, उसने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि वो तुमको कॉम्पेंसेट करेंगी। तो क्या अब वो लाइबल है? नो, शी इज लाइबल टू कॉम्पेंसेट। अब वो लाइबल है कॉम्पेंसेट करने के लिए, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। सर मतलब उससे मेरे को क्या मिल रहा है, पैसा, मैंने क्या दिया सर, मैंने उसको रास्ता, नहीं ना बेटा वो कंसिडरेशन था ही नहीं, वो कंसिडरेशन था ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट मान जाता है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन है कुछ, जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल एक दे सकता हूँ इसका। जो कैकेयी थी, कैकेयी मतलब राम जी की माता, कौशल्या माता थी, कैकेयी दशरथ जी की वाइफ थी ना, उसमें से एक थी, ठीक है। अब कैकेयी ने क्या किया, कैकेयी ने
जान बचाई थी किसकी, दशरथ राजा की, बिकॉज एक युद्ध में वो साथ में गई थी, कई कई खतरनाक थी बेटा युद्ध में, है ना। तो उसने जान बचाई किसकी, दशरथ राजा। क्या दशरथ राजा ने बोला था कई कई मेरी जान बचा ना, उसने वॉलेंटरी बचाई, हाँ। लेकिन क्योंकि उसने वॉलेंटरी बचाई तो दशरथ राजा ने क्या बोल दिया कि कई कई अब जो भी 3 प्रॉमिस तुम मांगेंगे उसको मैं कंप्लीट करूंगा, ये वचन देता हूँ। और बेटा एक प्रॉमिस कई कई ने ये लिया था कि राजा राज्याभिषेक होने वाला था राम जी का, तो बोले सुनो मैंने वॉलेंटरीली आपको कोई सर्विस दी थी, हाँ। क्या आप उसके प्रति मुझे कुछ देने के लिए जिम्मेदार थे ना। क्या आपने मुझे देने का प्रॉमिस किया था, हाँ। अब वो प्रॉमिस निभाओ, कल राज्याभिषेक होने वाला है, उसके बाद में 14 साल का वनवास के लिए भेज दो किसको, राम को। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पनसेट करना वॉलेंटरी पास, अगर तुमने प्रॉमिस कर दिया तो इसकी 4 कंडीशन है। क्या, किसी ने आपके लिए वॉलेंटरी एक्ट डन इन पास्ट, कुछ ना कुछ वॉलेंटरी एक्ट हुआ। अच्छा, डन फॉर प्रॉमिसर, डन फॉर प्रॉमिसर जो तुमको प्रॉमिस कर रहे हैं ना बाद में, प्रॉमिसर इन एग्जिस्टेंस, प्रॉमिसर इन एग्जिस्टेंस मतलब प्रॉमिसर उस समय में होना भी चाहिए। और तीसरा, प्रॉमिसर प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट, कॉम्पेंसेट करूंगा, इस बात का प्रॉमिसर ने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। तो बेटा अब वो लायबल है, अब उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो 4 बातें क्या लिखा है, वॉलेंटरी आपने किसी के लिए कुछ किया, आपने उसने जो किया था वो आपके लिए किया था, आप उस समय में एग्जिस्टेंस में थे, और अगर आपने उसको प्रॉमिस कर दिया तो आप लायबल हो, आपको उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। ये किसने लाइव किया, एक सेकंड ना गाइस। क्या बात है, सुपर। ठीक है, और गाइस सुनना, लास्ट पॉइंट आ रहा है इसका, क्या, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट। सर ये क्या होता है, सुनो एकदम आराम से। कि मान के चलो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2 लाख रुपए दिए, ठीक है। अब मिस्टर बी ने इस पेमेंट को देने में क्या किया, डिफॉल्ट। बेटा जिस दिन तुमने डिफॉल्ट किया, यहां से अगले 3 साल में मिस्टर ए कैन टेक एक्शन अगेंस्ट बी, एक्शन अगेंस्ट बी। मिस्टर ए चाहे तो मिस्टर बी के अगेंस्ट में क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। कितने साल के अंदर, 3 साल के अंदर। बट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल कंप्लीट हो गए, तो बेटा इसको बोलते हैं टाइम बार डेप्ट, टाइम बार डेप्ट। और अब आपको कोर्ट हेल्प नहीं करेगी, कोर्ट विल नॉट हेल्प टू रिकवर। सर क्यों हेल्प नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज अ एक्ट कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट, देयर इज अ एक्ट कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट। और लिमिटेशन एक्ट ने हर चीज का समय बताया, जैसे डेट के, पैसे के केस में 3 साल का समय बताया। प्रॉपर्टी अगर आप किसी को सेल कर रहे हो और प्रॉपर्टी में से लेके कुछ लोचा हो गया
तो आप सामने वाले पे एक्शन ले सकते हो। सर कितने समय में एक्शन ले सकते हैं, वहां पर आपको 12 साल का समय, हर किसी के लिए टाइम बार अलग होता है, टाइम टाइम पीरियड अलग होता है। तो पैसे लेने के केस में 3 साल का अधिकार है, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ वहां से। उसके बाद में कोर्ट आपको क्यों सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज बेटा तू 10 साल के बाद में आएगा, तेरी मन में इच्छा हो गई, तो 50 साल के बाद में आएगा कि मैं जब छोटा था तब मैंने लोन दिया था। तुम 100 साल की उम्र पर, मैं जब 50 साल का था मैंने लोन दिया था, मिला नहीं। बेटा तुम किसी की भी जीवन को भ्रष्ट कर रहे हो कभी भी आके उठ के, इसलिए बोला है। अगर सर मेरे को 3 साल की बात पता ही नहीं थी, तो लॉ आपको वैसे हेल्प नहीं करता। लॉ हेल्प दोज हु आर अवेयर अबाउट देयर लाइफ, नॉट दोज हु आर स्लीपिंग ऑन देयर राइट। अगर तुमको तुम्हारे अधिकारों के बारे में नहीं पता है तो तुम अपने अधिकारों पे सो रहे हो, तुमको कुछ पता नहीं है बेटा, तुमको कुछ पता नहीं है। लॉ ऐसे लोगों को, अनपढ़ लोगों को मदद नहीं करता। ये जनरल लॉ, इसका नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो कोर्ट आपको हेल्प करता है क्या? नहीं करता है। बट अगर टाइम बार डेप्ट हो गया तो लॉ बोलता है भूल जाओ कि ए आपने कुछ पैसा दिया था बी को, भूल जाओ भूल जाओ। लेकिन बेटा एक बार बी का जमीर जागा, मिस्टर बी ने या फिर उसके एजेंट ने राइटिंग में ये प्रॉमिस किया कि हम आपको पे करेंगे 2 लाख रुपए पूरे, ठीक है। अगर मानो टाइम बार डेप्ट हो गया और सामने वाला आके वॉलेंटरीली क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है मैं आपका पैसा पे करूंगा, दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड। और अब आपको फिर से कोर्ट क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब आपको कोर्ट फिर से हेल्प करेगा गाइस। क्यों हेल्प करेगा सर कोर्ट आप? बिकॉज, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। क्यों बेटा, ये तुमको पैसा दे रहे हैं 2 लाख रुपए, तो ये तुमको, तुम सर हमने भी तो दिया था। बेटा जो तुमने दिया वो टाइम बार होने की वजह से वो डिलीट हो गया, वो खत्म हो गया, ऐसा माना जाएगा। तुमसे कुछ भी लेना नहीं बनता, तुमको कुछ भी लेना नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारा टाइम बार हो चुका है। वो बैड डेप्ट है, वो टाइम बार हो चुका है। बट ये प्रॉमिस वॉलेंटरीली कर रहा है ना। तो मेन बात क्या है, अगर इसने राइटिंग में प्रैक्टिस दी, राइटिंग में प्रॉमिस कर दिया कि ये पे करेगा जो टाइम बार डेप्ट हो गया, बेटा ऐसे वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म हो जाता है क्या, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक बार पढ़ लो रे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एंड वंस यू आर डन विद द नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद में लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पॉइंट का, और वी आर डन विद द एंटायर यूनिट नंबर 2।
चलो ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट जिसके साथ ये टॉपिक खत्म, थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैं आपके मॉड्यूल को मतलब जो नोट्स है ना उसको खोलूंगा और वहां से आपको सब कुछ करा दूंगा। और सर जैसे ही हमारा ये सब कुछ हो गया, जैसे ही हमारा ये सब कुछ हो गया, मैं आपके नोट्स पे मतलब जो मॉड्यूल है ना इंस्टीट्यूट का, उसमें भी जाके आपको बता दूंगा ये हमने कितना पढ़ा और अपन ने कितना डिटेल में पढ़ा, इंस्टीट्यूट में कितना हल्के लेवल पे इस चीज़ को बताया हुआ है। बट इट्स ओके, इट्स ओके, समझ में आ रहा है क्या? ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा लिख भी पाओगे और रिलेवेंट लिख पाओगे, ऐसा भी नहीं मन से कुछ भी फेंक रहे हो। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली इन्फोर्स इट। मतलब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं, मतलब सामने वाले पे एक्शन ले सकते हैं अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया भाई। एंड स्ट्रेंजर कैन नॉट, एंड स्ट्रेंजर जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कैन नॉट इन्फोर्स इट, वो उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है। क्वेश्चन आता है भाई, बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप between two parties and third party to contract cannot show। थर्ड पार्टी को अधिकार नहीं कि वो क्या करेगा, शू नहीं, तो बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कांट शो। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कांट शो, जो स्ट्रेंजर है वो केस फाइल नहीं कर सकता, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शो। ऐसे समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन जैसे नो कंसेशन टू नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन देना, इसके भी एक्सेप्शन है। हाउएवर देयर आर सर्टन एक्सेप्शन। कुछ क्या है? एक्सेप्शन है टू अबाउ रूल, ऊपर वाले रूल के। दैट इज फॉलोइंग केसेस वेयर द all the party is not a party to contract or the person is not a party to contract but he can maintain the suit। वन बाय वन सब कुछ कवर करेंगे। नंबर वन, सबसे पहला पॉइंट है बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट। बेनिफिशियरी इन केस ऑफ ट्रस्ट। सर इसमें क्या होता है? देखो, चंपक काका चाचा ने, उनका लड़का है जेठालाल, उनका लड़का है टप्पू। चंपक काका ने क्या किया? प्रॉपर्टी हैंडओवर किया, प्रॉपर्टी हैंडओवर किया जेठालाल को। कंडीशन क्या? कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन, टप्पू ने भिड़े की लड़की सोनू से शादी की और वहां से इसने एक रिजल्ट बाहर निकाला। रिजल्ट बाहर निकाला मतलब उसको बच्चा हुआ। मैंने ऐसे बच्चा बच्चा इंक्लूड बच्चे ना, इनका फैमिली पूरा हुआ, फैमिली पूरा हुआ, तो ये प्रॉपर्टी तो आगे टप्पू को दे देगा। प्रॉपर्टी किसको देगा? टप्पू को। बेटा कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जेठालाल के बीच में और अपने चंपक काका उनके पिताजी के बीच में। लेकिन किसके बेनिफिट के लिए हुआ? बेनिफिशियरी कौन है? टप्पू इज द बेनिफिशियरी। तो ये हो गया बेनिफिशियरी, ये हो गया ट्रस्टी, और ये हो गया ऑथर। जिसने ट्रस्ट क्रिएट किया उसको बोलते हैं ऑथर ऑफ ट्रस्ट या क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट भी बोल सकते हैं ना। तो बेटा इसे केस में ऑल दो कल जाके अगर टप्पू के पिताजी ने, जेठालाल ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया, टप्पू ने केस फाइल किया पापा पे,
तो क्या ये बोल सकता है जेठालाल, अरे यू आर नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट फाइल? स्टिल यू कैन फाइल, स्टिल बिकॉज यू आर फाइल। सो मैंने ये पहला पॉइंट बोल दिया कि जो बेनिफिशियरी है इन केस ऑफ ट्रस्ट he can file a suit even though he is not a party to contract, even though he is not a party to contract. So यहाँ से आएगा सूट कर सकता है क्या, even if he is not party to contract? आंसर इज यस, कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका बेनिफिशियरी का केस। सेकंड केस गाइस, फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट मतलब समझ के लो पार्टीशन वगैरह हो रहा है, और अगर वो रिटर्न में है तो सेटलमेंट हो रहा है, और ये मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या है, डिस्प्यूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब उसका क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। और सेटलमेंट कैसे हो रहा है, राइटिंग में हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेटलमेंट राइटिंग में हो रहा है। ठीक है, एंड तो यहाँ पे जो फैमिली मेंबर है, क्या जो फैमिली मेंबर है, जो क्या नहीं है, नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इवन कैन इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि मान लो देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स की क्या हो गई, उसने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड कर ली किसके बीच में, सन वन, सन टू, एंड जो डॉटर थी ना, डॉटर एजुकेशन के लिए अब्रॉड गई थी। डॉटर जो थी वो एजुकेशन के लिए अब्रॉड गई थी, तो उसको कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिला, नहीं फैमिली सेटलमेंट हो गया, 50% जिसको मिला 50% मिल गया गाइस सन वन को, और 50% मिल गया सन टू को, और डॉटर के लिए कुछ भी नहीं करके गया मिस्टर एक्स। तो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था ये कि 50-50%। क्वेश्चन, क्या डॉटर भी केस फाइल कर सकती है? शादी तो नहीं हुई ना उसकी, क्या वो भी केस फाइल कर सकती है? आंसर इज यस, अपने अधिकारों के लिए। या मानो उसको कम मिल गया 10%, स्टिल शी कैन फाइल केस। व्हाई? बिकॉज शी इज अ फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या हुआ है, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेटलमेंट हुआ है, एंड शी वॉज नॉट, शी वॉज नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, बट शी कैन मेंटेन दी सूट, फिर भी वो सूट को मेंटेन कर सकती है। ऐसा समझ में आ रहा है आप लोगों को? दूसरा, मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट हुआ, दोनों लड़कों ने बोला हर महीने में मैं 25,000 मम्मी को दूंगा, दूसरा बोले मैं अगले महीने में, ऐसा बारी बारी देंगे। 3 महीने तीनों ने दिया, दोनों ने दिया, उसके बाद में नहीं दे रहे, इवन द मदर कैन टेक अ एक्शन अगेंस्ट देम। समझ में आ रहा है जैसे और नो? तो फैमिली सेटलमेंट का पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था गाइस। ठीक है, अब तीसरा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को बहुत परेशान किया, पिताजी आके लड़की को लेके चले गए। ठीक है, तो मिस्टर एक्स, फादर इन लॉ, ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ में, मिस्टर पुरी, मतलब सन इन लॉ, इनके साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरे बच्ची को अच्छे से संभाल के रखोगे, है ना?
आप मेंटेन करोगे वाइफ को, और अगर आपने उसको कोई भी थ्रेट क्रिएट किया, मतलब आपने उसको डराया धमकाया, अच्छे से आपने नेक्स्ट टाइम से उसको परेशान किया, तो पे मंथली कॉम्पनसेशन अमाउंट ₹20,000। तो आप उसको महीने के 20,000 देना चालू करोगे, तो ही मैं मेरी बच्ची तुम्हारे घर पे फिर से भेजूंगा, नहीं तो नहीं। पूरी ने एग्री किया। क्वेश्चन लेटर, क्या जो डॉटर है कैन टेक एक्शन, कैन टेक एक्शन अगेंस्ट मिस्टर पुरी, ले सकती है? आंसर इज यस। ऑल्दो शी इज नॉट पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिस्टर एक्स और पुरी के बीच में, फिर भी वो केस फाइल कर सकती है क्योंकि मैरिज से लेके कॉन्ट्रैक्ट है, एंड शी इज नॉट अ पार्टी बट कॉन्ट्रैक्ट उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अब यही सारे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब ये चैप्टर ही होने में आ गया। नेक्स्ट, असाइनमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट क्या होता है सुनो। मिस्टर ए ने एक प्रॉमिसरी नोट्स लिख के दिया कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको 10,000 रुपये पे करूँगा किस तो मिस्टर बी को। मिस्टर बी को प्रॉमिस कर रहा है। अब मिस्टर बी ने ये प्रॉमिसरी नोट्स आगे ट्रांसफर कर दिया किसको, मिस्टर सी को। तो डोंट यू थिंक ही असाइन his right to recover money from A to C? उसका अधिकार है ए से पैसा लेना, वो उसने अधिकार किसको आगे ट्रांसफर दे दिया, सी को। सी इज नॉट ओरिजिनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट नाउ इवन ही कैन टेक एक्शन अगेंस्ट ए if default in payment। अगर डिफॉल्ट किया पेमेंट में तो इवन बी भी क्या करेगा, सी भी क्या कर सकता है, ए के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ राइट, लिख लेंगे। असाइनमेंट का मतलब होता है, वैसे आगे आने वाला है ये, ट्रांसफर कर रहे हो आप अपना अधिकार, राइट। तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट, असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में अपना वाला एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर, प्रिंसिपल था, एजेंट था और थर्ड पार्टी था। थर्ड पार्टी और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आपकी कंपनी बना के दूंगा कितने 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 रुपए में, 20,000 रुपये में। इवन प्रिंसिपल नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन मेंटेन सूट। आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज एजेंट काम ही किसके लिए कर रहा है, प्रिंसिपल के। कॉन्ट्रैक्ट भले एजेंट और प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के बीच में होगा, बट एजेंसी के अंदर ए प्रिंसिपल ऑल्दो नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली, स्टिल ही कैन मेंटेन दी सूट। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कोवेनेंट रिलेटिंग टू लैंड। कोवेनेंट रिलेटिंग टू लैंड। सर व्हाट इज कोवेनेंट रिलेटिंग टू लैंड? बड़ा सिंपल है यार, ध्यान देना। यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर ए इसने अपना घर सेल किया मिस्टर बी को, अपनी, या घर नहीं को लैंड बोलो, इसने अपना लैंड सेल किया मिस्टर बी को,
और इसने टर्म्स एंड कंडीशन लगाई थी क्या, यूज ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए इस लैंड को कभी यूज मत करना। क्यों? क्योंकि हमारे आजू बाजू में जो भी लैंड है वो एग्रीकल्चर की, उनकी लैंड को नुकसान हो जाएगा। डन। अब मिस्टर ए की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो सक्सेसर है, क्या वो भी इस चीज के लिए, अगर मिस्टर ए की डेथ हो गई, मिस्टर बू बोलेगा वैसे भी ए तो मर गया, वो एक्शन कौन लेगा मेरे ऊपर। और बेटा इसने अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर लिया तो ऐसे वाले केस में मिस्टर का वो उसका जो सक्सेसर, इवन ही कैन टेक एक्शन। आंसर इज यस। अच्छा, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सेल कर दिया, क्या आप उसके ऊपर भी केस फाइल कर सकते हो अगर उसने भी गलती से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर लिया तो? आंसर इज यस, उसके ऊपर भी आप सूट फाइल कर सकते हो। यहां तक समझ में आया? एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? जल्दी बताओ गाइस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 4, 5, 6 and the last point of this chapter, unit point number 7, यह आएगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, सर इसके अंदर क्या होगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट? मानो मिस्टर ए को मिस्टर ए ओज मनी ऑफ ₹20 लाख टू मिस्टर बी। मिस्टर ए का पैसा देने का बनता है मिस्टर बी को। अब इसने क्या किया, उस पैसे को हैंड ओवर कर दिया मिस्टर सी को, और मिस्टर सी ने लगाया कॉल, और कॉल लगा के इसने क्या बोला, मैंने इसको पैसा किस ए ने पैसा क्यों दिया बी को, सी को, कि बोल के बी को देना। तो सी कॉल करता है बी को और एक्नॉलेज करता है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब एक्नॉलेज करता दैट ही होल्ड मनी on his behalf, on Mr. B behalf। तो बताओ क्या ये यहाँ पर C इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट? नो। क्या C के ऊपर हम केस फाइल कर सकते हैं फिर भी? हाँ, क्योंकि उसने अपनी लाइबिलिटी को एक्नॉलेज कर लिया कि मेरे पास तुम्हारा पैसा है। ठीक है, विद दिस वी आर डन विथ यूनिट नंबर 2 इन टोटलिटी। हमारा पूरा का पूरा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार मैं काम करता हूँ, मैं आपको पूरा का पूरा नोट से गो थ्रू करा देता हूँ, आप नोट्स लेकर आ जाओ। मेरे को मेरा आईपैड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये डिस्चार्ज हो रहा है तो आई टेक अनदर आईपैड। चलो एक बार नोट्स पे लेके आ जाओ, यूनिट नंबर 2 पे आओ। छोटा सा यूनिट है, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट एकदम। कंसिडरेशन क्या होता है? अब सारे वर्ड ऑलरेडी हाईलाइटेड है। प्राइस दैट यू पे फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर, समथिंग इन रिटर्न, इसी को बोलते क्विड प्रो क्यो, है ना। ये हमेशा प्रॉमिसर की इच्छा पे होना चाहिए, ठीक है। मैंने कंसेशन का डेफिनेशन छोड़ा है जानबूझ के, पहले आ जाओ। कंसेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, मतलब इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर।
इट शुड नॉट बी एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी। अगर तुमने किसी के लिए कुछ वॉलेंटरी किया है, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। कंसेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, तो यहाँ पे आता है इट इज इमटेरियल हु फर्निश इट, इट मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारी कोचिंग क्लास की फी तुम्हारे पेरेंट्स भर रहे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। कंसेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ मैन प्रॉमिस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, गलत है यार, ठीक है। सपने में मिलती वो कुड़ी मेरे सपने मिलती, जो तेरे सपने में मिलते वो तेरे को ला के दूंगा, नॉट पॉसिबल। कंसेशन लॉफुल होना चाहिए। कंसेशन इन मे बी इन एडुकेट, वो कलर करना रह गया इसको, मतलब समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट टू बी एडुकेट एज सच, देयर इज नो कंपल्शन ऑफ द वैल्यू। कंसिडरेशन इन लॉ होना चाहिए, इट शुड बी सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ होना चाहिए। इन एडुकेसी ऑफ कंसेशन डज नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। कंसेशन मस्ट नॉट डू समथिंग व्हाट पर्सन इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। अगर तेरी एग्जिस्टिंग ड्यूटी तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, बट अगर तू कुछ करता है मोर देन व्हाट यू आर बाउंड टू डू, तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। कंसेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कंसेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, परफॉर्मेंस डस और प्रॉमिस किया है तो एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है। कंसेशन पास भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है। कंसेशन हो गया। एक्सेप्शन टू नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मैंने 4 बातें बोली थी। क्या कि नियर रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टी का, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा, एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए। पार्टी नियर रिलेशन में होना चाहिए और आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। सर वो पास वॉलेंटरी सर्विसेज कंडीशन याद आ रहा है क्या? आपने वॉलेंटरी सर्विस रेंडर की है, प्रॉमिसर को दी है, प्रॉमिसर एग्जिस्टेंस में था और उसने कॉम्पेंसेट करने का प्रॉमिस कर दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला था, टाइम बार डेप्ट होगा, तो भी फिर वो क्या होगा, अगर बाद में सामने वाला कोई आपको राइटिंग में प्रॉमिस करके साइन करके देता है तो फिर वो वैलिड हो जाता है। गिफ्ट कंप्लीट हो चुका है तो नो नीड ऑफ कंसिडरेशन। एजेंसी में नो नीड ऑफ कंसिडरेशन, बेलमेंट में नो नीड ऑफ कंसिडरेशन, चैरिटी में नो नीड ऑफ कंसिडरेशन अगर सामने वाले ने एक्सपेंस इनकर कर लिया है तो। रेमिशन, रेमिशन मतलब यू आर वेविंग ऑफ योर लाइफ, जैसे राइट, जैसे मैंने तुमको मेरे लेक्चर दिए, तुमने बोला सतीश सर आज नहीं कल पैसा दूंगा, लेकिन फिर मेरे को पता चला तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, 10,000 तुम दे नहीं सकते हो, मैंने बोला एक काम करो सिर्फ 3,000 रुपये दे दो। आई एम मेरे राइट को मैंने कम एक्सेप्ट किया, समझ में आ रहा है, आई कैन रिकवर 10,000 बट आई एम टेकिंग, मैंने 7,000 क्या कर दिया, वे ऑफ कर दिया। इसके लिए क्या तुम मेरे को एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हो? नहीं, फिर भी ये वैलिड है। और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसेशन, मैंने एग्जांपल याद है गारंटी का पहले दिया था, वर्मा जी ने गारंटी दी थी शर्मा जी की, किसको, किराने वाली को, कि तू उसको दूध दे, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो मैं दे दूंगा, कंसेशन की जरूरत नहीं है। सुड बाय थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे प्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल केस अगेंस्ट इच अदर। इसके रूल क्या है, ट्रस्टी, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सारे एग्जाम्पल लिखे वाले हैं ना, असाइनमेंट, एस्टॉपल ऑफ और एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, एक बार जो बोल दिया कि मैं आई एम होल्डिंग मनी ऑन योर बिहाफ, बाद में तुम मुकर नहीं सकते। कोवेनेंट रिलेटिंग टू लैंड और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर बेटा आपका पूरा का पूरा यूनिट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट, यूनिट नंबर 3। अच्छा सुनो, मैं क्या करूँगा ना, कॉन्ट्रैक्ट एक के यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 आपको पढ़ाऊंगा पहले, फिर है ना मैं आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लेक्चर दूंगा। सर क्यों ऐसा, रीज़न मैं बताता हूँ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, और वो आपको बहुत मजा आएगा देखने के लिए। क्यों, रीज़न, बिकॉज वो मैंने क्या किया था, सेम अपना ही सेटअप है, फेस टू फेस क्लास में पढ़ा दिया था बच्चों को कि भाई पटापट पटापट, है ना। तो 75% इज डन, 25% मोर डन, तो वी आर डन विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट कम्प्लीटली, ठीक है। तो वो वाली रिकॉर्डिंग मैं मतलब अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो दैट आई विल प्रोवाइडिंग विथ यू, बहुत ही शानदार, मतलब तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। लेकिन एक डिस्क्लेमर दूंगा पहले से, हेडफोन यूज़ करना, घर में सुन रहे होगे तो बहुत बहुत मार पड़ेगी, हेडफोन यूज़ कर लेना, ठीक है। चलो गाइस, अभी यूनिट 3 को शुरू करेंगे अगली क्लास से, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय गाइस।